नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं Indian Contract Act and let's start। So this is section 23 before your lordship। This is section 23 is dealing with what considerations are lawful and what considerations are not lawful। कौन कौन सी considerations lawful हैं, कौन कौन सी considerations lawful नहीं हैं, कौन कौन से objects lawful हैं और कौन कौन से objects lawful नहीं हैं। This is the scope of section 23। 23 का स्कोप यही है, what considerations नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल। इनके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। अब इसमें आ जाइए, पहली बात क्या है देखिए। तो हेयर यू विल सी 6 सिचुएशंस। यहां से क्लास बेसिकली स्टार्ट होती है, कल यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देयर आर 6 सिचुएशंस व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल और यू कैन से व्हेन द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। पहली सिचुएशन थी उसमें से ये, this is before you, if it is forbidden by law। इसी को हमने समझना है, आज की क्लास यही है। when something is forbidden by law, जब किसी बात को लॉ ने मना कर दिया गया है, this is forbidden by law। if your consideration is forbidden by law, if your objective of the agreement is forbidden by law, then your agreement will be void। और आपको यही समझना है कि forbidden by law का मतलब क्या है, इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पढ़ने हैं केस लॉज, और ये हैं आपके सामने केस लॉज की लिस्ट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट forbidden by law कि अगर हम, इसका मतलब क्या है। जैसे ये देखिए, when something is forbidden by law, suppose IPC or by any other law, then an agreement to that is unlawful and therefore it cannot be enforced। suppose कीजिए you are agreeing what, एक हमारे यहाँ है देवू और एक है हमारे यहाँ वकील साहब, है ना, उनका नाम रखा हमने काले कोट वाले वकील साहब। सारे वकील ही काले कोट वाले होते हैं। तो शशांक शेखर और देवू के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, बीच में हुआ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये हुआ कि विजयन सर हमें बहुत परेशान करते हैं और कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएंगे, सर की कार बाहर खड़ी रहती है, एक काम करते हैं उस पर ही 2-4 हॉकी बरसा आते हैं कम से कम। कभी ये याद करो, कभी ये टेस्ट दो, कभी तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। अरे बन जाएंगे, अपने आप जज बनना होगा तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। फीस लो, पढ़ाओ मजदूरों की तरह से, हमें क्या मतलब इस बात से, इन्हें सबक सिखाओ बस, ठीक है। तो देवू ने कहा कि ये, और इन्हें कहा कि अगर शशांक तुमने ये काम कर डाला तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, दिल को ठंडक पड़ जाएगी बस। शशांक ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब शशांक के पास 1 लाख रुपए आ भी गए, लेकिन शशांक की हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। शशांक ने डिनाई कर दिया। एक सिचुएशन ये हो सकती है, या फिर ऐसे मान लीजिए शशांक ने आउट ऑफ द फिट्स ये काम कर डाला, लेकिन देवू उसको अब पैसे दे नहीं रहा, 1000 रुपये दे नहीं रहा, वो 1 लाख रुपए दे नहीं रहा। अब क्या होगा, वकील साहब कहाँ जाएंगे, वकील साहब जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में क्या कहेंगे कि जनाब हमारा एग्रीमेंट हुआ था, नाउ ही इज कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव डन माई पार्ट, मैंने सर की गाड़ी तोड़ दी, आई हैव कमिटेड मिसचीफ, बट ही इज नॉट गिविंग माई रुपीज 1 लाख रुपीज नाउ, तो ही बी कंपेल्ड टू गिव माई रुपीज 1 लाख, प्लीज पास एन ऑर्डर टू हिम कंपेलिंग हिम टू पे माई 1 लाख रुपीज। अब ये क्या कहेंगे कि देखो बचुआ, ये एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है और इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड।
ये करार शून्य करार है, शून्य करार को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। क्यों? याद करो क्या एग्रीमेंट था हमारा। एग्रीमेंट क्या था? सर की गाड़ी तोड़नी थी, सर की गाड़ी तोड़नी थी। वो क्या होता है? दैट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। आप किसी की संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इट मीन्स वी एग्रीड टू डू समथिंग, इट मीन्स वी एग्रीड टू डू समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको लॉ ने निषिद्ध किया है, जिसको लॉ ने फॉरबिड किया है। एंड इफ इट इज सो देन इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी अनलॉफुल एंड देयरफॉर इट शुड बी वॉइड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? आईपीसी द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करने के लिए एग्रीमेंट किया, इसीलिए वो अनलॉफुल कहलाया और इसीलिए वो शून्य करार की कैटेगरी में आ गया। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन। तो इसलिए इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केस लॉस पर। इस केस लॉ का नाम है यूनिवर्सल प्लास्ट लिमिटेड वर्सेस संतोष कुमार। अब इसमें क्या है पढ़ लीजिए जरा, देखिए इस केस के फैक्ट्स पर आ जाइए। क्या है? टेक्सटाइल कमिश्नर, कौन साहब? प्लीज सी द लैंग्वेज। टेक्सटाइल कमिश्नर इशूड एन ऑर्डर। टेक्सटाइल कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किया। क्या किया? फॉरबिडिंग ट्रांसफर ऑफ स्पाइंडल्स ऑफ बाय एनी पर्सन अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द टेक्सटाइल कमिश्नर। क्या मतलब? टेक्सटाइल कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई बिना मेरी परमिशन के, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर पारित हुआ ये कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी व्यक्ति स्पाइंडल्स को, टेक्सटाइल स्पाइंडल्स को ट्रांसफर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको टेक्सटाइल स्पाइंडल्स की सेल करनी है, यू विल हैव टू सीक माई परमिशन, प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट इज फॉरबिडन। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कुछ चीज प्रोहिबिट हो गई। समथिंग इज फॉरबिडन अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, शायद यही कहते होंगे इसको, है ना। इसके अंतर्गत ऑर्डर पास कर दिया गया एंड दिस काइंड ऑफ सेल और ट्रांसफर इज प्रोहिबिटेड। क्या हुआ? प्लेंटिफ भाई साहब है, प्लेंटिफ ने क्या किया? देखिए रहा, plaintiff who owned 4200 spindles with motors and accessories in Ludhiana। plaintiff के बाद पास में ये प्रॉपर्टी थी and then he agreed to sell the same to the defendant for rupees 1,02,000 rupees। इसके लिए receiving an advance of 10,000 rupees डिफेंडेंट को बेचेंगे हम। अब यहां पर देखिए, आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट समझिए। ये यहाँ पर टेक्सटाइल स्पैंडल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कम्युनिटी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेल ऑफ समथिंग वाज प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट। किसी वस्तु को बेचना प्रतिबंधित था अधिनियम के अनुसार, उसके लिए ऑर्डर पास कर दिया गया था। जनाब ने क्या किया? जनाब ने दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, उससे 10,000 रुपये एडवांस ले लिए कि मेरे पास ये कमोडिटी है, मेरे पास ये सब्जेक्ट मैटर है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 1,02,000 लूँगा, 10 लाख रुपए आपने मुझे एडवांस दे दिए। रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि टेक्सटाइल कमिश्नर से आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आपने ली नहीं। फिर क्या हुआ? पैसे उसने दिए नहीं डिफेंडेंट ने, तो आप गए कोर्ट, एक्शन लाइड टू रिकवर द बैलेंस ऑफ दिस। 92,440 का बैलेंस लेने के लिए, यानी कि झगड़ा हो गया आपस में, आप दोनों का डिस्प्यूट है ना, लीगल डिस्प्यूट है, एंड द प्लेंटिफ अप्रोच द कोर्ट टू रिकवर द मनी। कोर्ट ने क्या कहा? ये पढ़ा, इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्या है? It was held that same was not recoverable as the transfer of spindles was illegal।
क्योंकि ट्रांसफर ऑफ स्पाइंडल्स वाज इलीगल, यू एग्रीड टू डू समथिंग विच वाज फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऐसा कार्य करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि फॉरबिडन बाय लॉ था, इलीगल हो गया, इसलिए वो वॉइड है, यू कैन नॉट रिकवर एनीथिंग। हाँ या ना बताइए, आप कर लेंगे आप लोग। यहां पर क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी सी बात है कि प्लेंटिफ के पास क्या था। देखिए इसको समझिए, ये मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति है ए, मान लीजिए, उसके पास 4200 स्पाइंडल्स हैं मोटर सहित, और उसने इनको बेचने के लिए एग्रीमेंट किया डिफेंडेंट के साथ, अपोजिट पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। बस इतना समझिए। इस केस में ये बात बताई गई है कि उसने एक कॉमोडिटी को, या आप कह सकते हैं टेक्स जो यहाँ पर है टेक्सटाइल स्पाइंडल्स हैं, उसको बेचने के लिए अपोजिट पार्टी से एग्रीमेंट किया, दूसरी पार्टी को, कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बेच रहा हूं, मैं आपसे 1,02,000 रुपये लूंगा, 10,000 रुपये मुझे एडवांस भी मिल गए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की एक कमोडिटी को बेचने के लिए इनको जरूरत थी, एज पर लॉ ही शुड हैव सॉट द परमिशन फ्रॉम द टेक्सटाइल कमिश्नर। टेक्सटाइल कमिश्नर से उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं ली। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट वो किया जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ है, जो आप ये पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 में। इट वॉज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ के द्वारा ऐसा ट्रांसफर करना प्रतिबंधित था, जो कि आपने वैसा किया। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, तो आपके हिसाब से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये कहा जाए तो पेट्रोल है, नहीं जैसे गैस है, ठीक है, जो ये गैस होती है, या लिक्वर है, ऐसे मान लीजिए। शराब को बेचने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बिना लाइसेंस आप शराब नहीं बेच सकते, ठीक है। और आप, यानी कि इट इज प्रोहिबिटेड विदाउट लाइसेंस, और फिर भी आप उसको बेचते हैं, बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, तो ये कहा जाएगा यू आर एग्रीइंग टू डू समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको लॉ के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है, आप वो काम कर रहे हैं, तो आपका एग्रीमेंट शून्य होगा, वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा। गेटिंग दिस पॉइंट। केस का नाम है, दूसरे केस का नाम है ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन, कौन से मोहन बोलो? ब्रिजमोहन वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब समझिए क्या है, देखिए। देयर इज ए लॉ, मोटर्स व्हीकल्स एक्ट 1939। व्हाट दिस एक्ट डिड? क्लियरली डिबार्ड all holders of permits from indulging in unauthorized trafficking in permits। क्या मतलब हुआ? ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक प्रोविज़न ये है कि अगर आपको परमिट दे दिया गया है, मान लीजिए प्रियांशी सिंह को एक किसी खास रूट पर बस चलाने का परमिट मिल गया कि ये दिल्ली से गाजियाबाद को अपनी बस चला सकती हैं, इन शी इज़ ए परमिट होल्डर ट्रांसपोर्ट की तरफ से। लेकिन नियम ये है कि परमिट इनके नाम पे मिला है, तो ओनली शी कैन रन दी बस, शी कैन नॉट सेल इट टू एनी अदर पर्सन, शी कैन नॉट ट्रांसफर इट टू अदर पर्सन। ये किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगी, ये किसी को सेल नहीं करेंगी, वो प्रोहिबिटेड है। debarring the holders of permit from trafficking in permits। ट्रैफिकिंग परमिट, परमिट का व्यापार करना। मैंने परमिट ले लिया, मैंने लाइसेंस ले लिया, अब मैं तुम्हें 1,00,000 का दूंगा। मैंने लाइसेंस लिया, लाइसेंस मुझे मिला, अब मैं लाइसेंस तुमको दूंगा, लेकिन 1,00,000 रुपए लूंगा तुमसे। तो ये हुई ट्रैफिकिंग इन परमिट्स, परमिट्स में व्यापार करना।
मोटर व्हीकल एक्ट इसको प्रतिबंधित करता है, फॉरबिड्स द ट्रैफिकिंग दिस। इतनी बात समझ में आई आपको? डिबार्ड मीन्स फॉरबिड, मना करना। कॉलेज में डिबार होते हैं ना कि प्रतिबंध, एंट्री करना डिबार कर दिया जाता है, मना बंद कर दिया जाता है कि यू विल नॉट, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना, रोकना, डिबार। जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं, लॉ की जो टेक्स्ट बुक हैं, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आर के बांगिया है, इसकी हिंदी भी आती है। तो एक ही पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ो, उसी पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, बढ़े आगे। अब यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट ने इसको मना कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं, एन एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस विल बी वॉइड। अगर आप इस प्रोविजन को वॉयलेट करते हो तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब देख लेते हैं क्या मामला बनता है इसका। इस केस में क्या हुआ, रेस्पोंडेंट कॉरपोरेशन, रेस्पोंडेंट कॉरपोरेशन क्या है यहां पर, एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हैविंग ए परमिट टू रन ए बस ऑन ए सर्टेन रूट। इनके पास एक परमिट था बस को रन करने का किसी रूट पर। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द पेटिशनर, पेटिशनर कौन है यहां पर है, ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन से इन्होंने एग्रीमेंट करा। टू अलाउ द पेटिशनर्स टू रन हिज बस एज नॉमिनी ऑफ द सेड कॉरपोरेशन, कि आप हमारे नॉमिनी के रूप में चलाइए। तो परमिट किसके पास है, परमिट है स्टेट कॉरपोरेशन के पास में है। आपको परमिट मिल गया कि आप यहां से वहां बस चला सकते हैं, और आपने एग्रीमेंट किया मेरे साथ कि विजयन सर आप चलाओ अपनी बस, आप परमिट के होल्डर नहीं है, तो हम आपको ऐसा शो करेंगे कि आप हमारे नॉमिनी हैं। तो ये तरीका हुआ बाईपास करने का, ये प्रोहिबिटेड था। एज पर लॉ आप ऐसा कर नहीं सकते थे। क्या हुआ, ये हुआ। इट वॉज हेल्ड दैट एग्रीमेंट वॉज वॉइड, इट वॉज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज इट वॉज वायलेटिव ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट प्रोविजंस। क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये वॉइड हुआ, इसलिए दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई। कम ऑन, ये दूसरा केस था, दिस इज द सेकंड केस इन रो। तो मैं चाहता हूं कि जो मैक्सिमम केसेस हैं वो आपको समझा दूं, क्योंकि इन केस लॉ से, इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में आपसे काफी हद तक। अब केस का नाम क्या है, एस एल फर्नांडिस, एस एल फर्नांडिस वर्सेस वी एम फर्नांडिस, एस एल फर्नांडिस वर्सेस वी एम फर्नांडिस। क्या कहते हैं फर्नांडिस साहब, इनसे ही बात कर लीजिए। क्या है इस केस में, लीजिए, एन एग्रीमेंट टू सेल लिक्वर, क्या बेचना है, लिक्वर, विदाउट ए लाइसेंस इज वॉइड व्हेन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू सेल द सेम। इसमें यही बात की गई थी कि शराब बेचने के लिए जरूरत पड़ती है लाइसेंस की, और अगर आप बिना लाइसेंस के लिए, बिना लाइसेंस के अगर आप लिक्वर को सेल करने की कोशिश करेंगे या एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा। क्या होगा, देखिए कल मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझाया था इस पॉइंट को। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, इफ forbidden by law it will be called unlawful। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये होगी void, this will be void, if it is forbidden by law this will be void। ठीक है, तो आपने ये सीक्वेंस समझनी पड़ेगी इसमें। why this agreement is void, because its consideration और object was unlawful। अच्छा, unlawful था, unlawful क्यों था, क्योंकि ये forbidden by law था, क्योंकि ये forbidden by law था
इसलिए अनलॉफुल था, क्योंकि अनलॉफुल है इसलिए वॉइड है, क्योंकि ये वॉइड है इसलिए ये कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो ये सीक्वेंस समझ में आया आपको, इनका इंटरलिंकिंग समझ में आई। फोरबिडन बाय लॉ होगा अनलॉफुल होगा, अनलॉफुल होगा तो वॉइड होगा, वॉइड होगा तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। बोलो हाँ है ना। ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आप कहीं गाने वाली के पास जाते हैं तो आप शराब पियेंगे, शराब पियेंगे तो रास्ते में जुआ खेल सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं तो आप हार भी सकते हैं, हार भी सकते हैं तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। फिल्म शोले ऐसा ही था कुछ। तो ये एक सीक्वेंस हुई, एक का इफेक्ट फिर उसका इफेक्ट फिर उसका इफेक्ट। तो इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन, उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड अनलॉफुल। इसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी वॉइड। उसका इफेक्ट क्या होगा, इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। बोलो हाँ है ना। तो ये समझ में आया पॉइंट आपको। अब हम पढ़ते हैं अगली बात, किस केस में, फर्नांडिस के केस में हुआ क्या। तो एक जमाने की बात है, इस जमाने में क्या हुआ, प्लेंटिफ वाज द ओनर, प्लेंटिफ वाज द ओनर ऑफ ए बिजनेस। कौन सा बिजनेस, सेल ऑफ लिक्वर एंड रनिंग ए बार। समझे आप लोग, कैसा व्यापारी है ये व्यापारी शराब का व्यापारी है और इसका अपना एक बार भी है, लेकिन इसके पास एक लाइसेंस है। ही हैड ए लाइसेंस फॉर सच ए बिजनेस। सपोज करो आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, आई हैड ए लाइसेंस, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं सेल भी कर सकता हूँ। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये किया, ही, देखो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्नांडिस वाला। फर्नांडिस के केस पर बाय नेम क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्नांडिस के फैक्ट्स पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर फेल होने का मन है तो भूल जाना। He entered into a contract with the defendant whereby he entrusted his business including running of the bar to the defendant। सारा बिजनेस दे दिया उसको, बार भी चलाइए, इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयरली पेमेंट, की सालाना मुझे इतने पैसे दे देना और ये रहा बिजनेस तुम्हारा, बार चलाओ, शराब बेचो, लाइसेंस मेरा, काम तुम करोगे, मुझे साल में इतना पैसा चाहिए। ये हो गई बात ही। अब इसमें क्या हुआ, यहां पर जो उसने किया कि जो मेन बात, लाइन को पकड़ना, परमिट किसको मिला था, लाइसेंस किसको मिला था, मुझे मिला था। मैंने किसे बेच दिया, मैंने बेच दिया हर्षित गुप्ता को। हर्षित गुप्ता को पूरा क्या और कैसे किया, ट्रांसफर कैसे किया, बेचना नहीं, ट्रांसफर बोलेंगे, ट्रांसफर द फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस रादर देन मियर मैनेजमेंट ऑफ द सेम। ये जो लाइन है अभी दिखा देंगे, इसको देखिए, ही ट्रांसफर्ड द फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अरे भैया फुल कंट्रोल कैसे दे दोगे, उसके पास तो लाइसेंस है नहीं, लाइसेंस आपके पास था। अगर आप उसको मैनेजर रख लेते, आप उसको केवल मैनेजमेंट देते, तो ये कहलाता कि साहब आप बिजनेस रन कर रहे हो। लेकिन अब क्या हुआ, सारा का सारा कंट्रोल सामने वाले व्यक्ति को दे दिया आपने, और यहीं पर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ हो गया। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इट वॉज फाउंड दैट डिफेंडेंट डिड नॉट होल्ड एनी लाइसेंस फॉर सच ए बिजनेस। जिसको आपने माल बेचा, बार ट्रांसफर किया, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। The plaintiff brought an action to recover yearly amount promised to be paid by the defendant। यहां तक। अब जो सामने वाली पार्टी है जिसको आपने ट्रांसफर किया, he was supposed to give you yearly rent, आपको सालाना रेंट मिलना था उसका, जो कि उसने आपको नहीं दिया। आप गए कोर्ट कि जी सरकार सरकार, कोर्ट कोर्ट, जनाब जनाब, देखो मेरा बार इसके पास है, मैंने बार ट्रांसफर कर दिया और सारे सारे राइट्स इसको दे दिए शराब बेचने के लिए, मुझे पैसे नहीं दे रहा। हाँ भाई क्यों नहीं दे रहे हो, सर क्यों दूं, अरे भाई एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट किया है, क्या एग्रीमेंट किया है,
एग्रीमेंट ये था कि आई एम ट्रांसफरिंग यू दी ऑल द राइट्स टू सेल दिस। लीगली परमिसिबल था ये? लीगली परमिसिबल तो नहीं था। इट मीन्स इट वॉज फॉरबिडन बाय लॉ। हाँ, फॉरबिडन बाय लॉ। ओके, सेक्शन 23 पढ़ा था आपने? पढ़ लो दोबारा। व्हेन समथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ इट इज अनलॉफुल, इफ इट इज अनलॉफुल इट इज void, if it is void it cannot be enforced, you cannot enforce it my dear, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट था वो आपका जीरो था, शून्य करार था वो। तो इस प्रकार से महाराज ने 1 साल अपना लाइसेंस के बिना काम किया होगा और उसको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हो गया void। केस का नाम क्या है? केस का नाम है SL फर्नांडिस। SL फर्नांडिस, देखिए SL फर्नांडिस वर्सेस VM फर्नांडिस। इस केस में क्या बात हुई थी? रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसने नहीं समझा हो दोबारा समझ ले। एग्रीमेंट किस बात का है? एग्रीमेंट किस बात का है? एग्रीमेंट टू सेल लिक्वर। विदाउट लाइसेंस करेंगे तो यू आर वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द लॉ एंड इट शुड बी वॉइड। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू सेल द सेम and you are selling it without license, therefore it is void। इस केस के फैक्ट्स में कुछ ऐसा हुआ था कि इस केस में जो बात कही गई थी, इन्होंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का ट्रांसफर करेंगे, कौन से बिजनेस का? सेल ऑफ लिक्वर टू वन हु डज नॉट हैव नेसेसरी लाइसेंस इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड इज देयरफॉर void। अगर आप लिक्वर सेल का बिजनेस, अगर आप लिक्वर सेल का बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे जिसके पास नेसेसरी लाइसेंस नहीं है, देन दैट ट्रांसफर विल बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। ऐसा ट्रांसफर विधि विरुद्ध होगा, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होगा। ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होगा और इसीलिए फिर वो शून्य होगा। और इस केस में भी यही हुआ था। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोगों को समझ नहीं आया वो समझ में, दोबारा समझाता हूं। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर जो व्यक्ति प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ उस व्यक्ति को बोलते हैं जो केस लाता है, जो प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में। इसका नाम ABC कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने सूट फाइल किया है, क्योंकि वो कोर्ट में गया है सूट लेकर के, इसलिए बोलते हैं प्लेंटिफ। तो ये क्यों आया है? इसके साथ एक घटना घटी। इसका एक बिजनेस था। बिजनेस किस बात का था? सेल ऑफ लिक्वर। एक बिजनेस है सेल ऑफ लिक्वर, दूसरा बिजनेस है ही इज रनिंग ए बार। इसका अपने एक बार भी है। बार समझते हैं? बार वो जगह है, एक रेस्टोरेंट टाइप समझ लीजिए, जहां पर लोग शराब पीते हैं जाकर के। ठीक, तो बार का भी मालिक है ये। इसके पास ये सही काम चल रहा है, काम धंधा एकदम सही है इसका, इसके पास लाइसेंस भी है। ही इज डूइंग हिज बिजनेस एज पर लॉ। अब इसको एक खुराफात जागी कि लाइसेंस है, अब मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं एक काम करता हूँ, किसी कोई बिजनेस ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उससे सालाना एक रेंट, एक अंडरस्टैंडिंग करके उससे पैसे लेता रहूँगा, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी कमाई होती रहेगी। सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस कर रखी हैं। उसने इस तरीके से एग्रीमेंट करा कि सामने वाली पार्टी को लगना चाहिए एग्रीमेंट है, ये प्रॉपर है सब कुछ, लेकिन असेंशियली ये वॉइड एग्रीमेंट है। सामने वाली पार्टी कुछ कर ही नहीं पाएगी मेरा। भैया समझा रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा क्या है उसने, उसने ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि वॉइड निकला के जा करके। अब जो ये बिजनेस व्यापारी है, शराब व्यापारी है, इसने क्या किया, गलती से क्या हुई, इसने बिजनेस कर दिया ट्रांसफर, लेकिन इसने जो मुख्य बात की कि ही ट्रांसफर्ड फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस टू द डिफेंडेंट। संपूर्ण बिजनेस का ट्रांसफर कर दिया इसने, फुल कंट्रोल का मतलब ऑनरशिप दे दी लगभग उसको सब। एक होता है मैनेजमेंट, मैंने अपने यहाँ कोई मैनेजर रखा तो वो सब कुछ लुक आफ्टर कर रहा है, लेकिन मालिक मैं कहलाऊंगा। इसने क्या कही, ना सब आपका, आप तो मुझे सालाना पैसे देते रहना बस। एक होता है मियर मैनेजमेंट, तो इसने मैनेजमेंट नहीं दिया, इसने फुल कंट्रोल कर दिया। और यही लॉ मना करता था आपको। लॉ सेज नो,
सामने वाले व्यक्ति के पास अगर लाइसेंस नहीं है ऐसा काम करने का, तो आपको ये वाला बिजनेस आप उसको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। अब भाई साहब ने क्या कर तो दिया, अब इनको सामने वाले व्यक्ति ने सालाना जो रेंट था वो देने से मना कर दिया। अब भाई साहब पहुंचे कोर्ट में कि मेरा रेंट दिलाया जाए। तो दूसरी पार्टी का कहना यही था कि ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, दिस एग्रीमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड देयरफॉर इट इज अनलॉफुल, देयरफॉर वॉइड, देयरफॉर नॉट एनफोर्सेबल। अब बताइए मुझे समझ में आया नहीं आया? साइटेशन लिखना जरूरी नहीं है, और जरूरी हो या ना हो, आपके अंदर दम नहीं है, आपके बस की नहीं है, तो जो इम्पॉसिबल काम है वो करना क्यों है? कोई ज़रूरत नहीं है साइटेशन लिखने की। जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, मेनका गांधी, ऐसे केसेस जो अल्ट्रा लीडिंग केसेस हैं, उनका ईयर लिख दीजिए कम से कम, बस कौन से साल का केस है, पूरा याद नहीं आता तो। बड़े आ गए। It was held that transferring the business itself to the defendant and allowing him to carry on the trade of sale of liquor without license was prohibited by law। इसको लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया था, इसलिए एग्रीमेंट was forbidden by law, contravention of section 23, therefore plaintiff could not recover anything from this। बस ये हो गया आपका, बोलो है ना? तो ये आपको मैंने 3 केस लॉ समझा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।